नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और दोनों में डिफरेंस पढ़े थे। फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की क्या है, नॉन मेटल की क्या है, और दोनों में डिफरेंसेस पढ़े थे। और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट कर दी थी। उस सीरीज में हमने मेटल की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, यहाँ तक हमने कर लिया था। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम रिएक्टिव है। इसलिए हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज में आज हम क्या पढ़ेंगे, मेटल की रिएक्शन पढ़ेंगे। किसके साथ? रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है। धातु की विक्रिया किसके साथ पढ़नी हमने? जल के साथ, ठीक है। धातु जल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो जब भी मेटल धातु वाटर के साथ, जल के साथ अभिक्रिया करेगी, ठीक है, तो क्या बनाती है? इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब भी धातु किसके साथ? वाटर के साथ अभिक्रिया करेगी, धातु किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो क्या बनाएगी? मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। सिमिलरली जब भी मेटल, ये वाटर क्या हो सकता है? वाटर में भी कोल्ड वाटर और इट में भी हॉट वाटर, ठंडा पानी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। जो धातु ज़्यादा क्रियाशील होगी वो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर लेगी, जो क्या होगी? कम क्रियाशील होगी वो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगी, और जो और भी कम क्रियाशील होगी वो किसके साथ अभिक्रिया करेगी? स्टीम। स्टीम क्या होती है? भाप, ठीक है। इसके साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनते हैं? मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। साथ में कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमें अब कुछ इक्वेशंस लिखनी है रिएक्शन। इनमें धातु के साथ वाटर किस प्रकार अभिक्रिया करेगा? वाटर अभिक्रिया करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इससे हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा भी कौन सी धातु ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है। जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगी वो क्या होगी? आपकी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, और जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी वो क्या आपकी कम रिएक्टिव होगी, और जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी वो बिल्कुल ही अनरिएक्टिव मेटल्स होगी। कौन सी होगी? अनरिएक्टिव क्या होंगी? मेटल्स होंगी। तो इसी सीरीज में देखो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं 2-4। जैसे सबसे पहले जो एग्जाम्पल आता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम जब वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा तो इट विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम जब भी वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या बनती है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट बढ़ती है इसमें, ठीक है। किस प्रकार की अभिक्रिया? एक उष्मा अक्षेपी, या फिर क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है क्या पकड़ लेती है? आग को, फायर को क्या कर लेती है? कैच कर लेती है, आग को पकड़ लेती है। तो इतनी वायलेंट, ठीक है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन होती है। तो इसलिए पोटेशियम को और सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्या है? डिप करके रखा जाता है। यदि उसको आप खुले में छोड़ दोगे तो वो मॉइस्चर के साथ या ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया करके क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। तो यहाँ देखते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन गैस बनी है तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है कि ये क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। सिमिलरली आप यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्शन लिख सकते हो, तो क्या बनेगा? सोडियम का हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। कौन सी गैस बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। सेम वही केस है, ये हाइड्रोजन क्या कैच कर लेगा? इट विल कैच द फायर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? बहुत ज़्यादा क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन देखते हैं हम कैल्शियम की। किसकी रिएक्शन है? कैल्शियम किस प्रकार क्या है? रिएक्ट करता है, ठीक है। कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
अब कैल्शियम क्या है, ये जो धातु है ये तैरने लग जाती है पानी के अंदर। क्या करने लग जाती है? तैरने लग जाती है। कई बार पूछ लिया जाता है वाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, कैल्शियम पानी के अंदर क्यों तैरने लग जाती है। देखो कैल्शियम ने रिएक्ट किया पानी के साथ, कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन गैस बनी। और ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स क्या है, इसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं कैल्शियम की सतह के ऊपर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। इस वजह से क्या है, कैल्शियम तैरने लग जाता है। सिमिलर रिएक्शन किस में होगी? मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ होगी? मैग्नीशियम के साथ भी क्या है, सिमिलर रिएक्शन होगी। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ भी क्या होगी? सिमिलर रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम क्या है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये वाटर कैसा लेना पड़ेगा हमें? हॉट वाटर लेना पड़ेगा। क्या है, कौन सा वाटर लेना पड़ेगा हमें? हॉट वाटर लेना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सेम वे में ये भी क्या करने लग जाएगा? फ्लोट, तैरने लग जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स क्या है, इसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो इन रिएक्शन से हमें क्या फायदा हुआ इनको पढ़ने का? इनसे हमें देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन के बुलबुले बढ़ने के रेट देखेंगे हम। ठीक है, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बढ़ेगा वो मेटल क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। जिसमें कम हाइड्रोजन बढ़ेगा वो कम रिएक्टिव। सिंपल सी बात ये है। तो इससे हमें एक अंदाजा हुआ पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद क्या है? कैल्शियम, इसके बाद क्या है? मैग्नीशियम। हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज का है, हमें एक मतलब कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव, कौन सी कम रिएक्टिव, थोड़ा बहुत क्या होता है हमें इन रिएक्शन से अंदाजा होता है। जैसे ये भी कोल्ड हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया, इसने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, और सोडियम और पोटासियम में तो क्या है, इतनी रिएक्शन तेज होती है कि आगे लग जाती है, तो वो तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, आइडिया मिल जाता है रिएक्टिविटी का इन रिएक्शन से। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये वाटर के साथ क्या नहीं करते? रिएक्ट नहीं करते। पानी के साथ क्या नहीं करते? अभिक्रिया नहीं करते। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक क्या है? पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्या होता है, एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करता है? H2O। किस फॉर्म में? आपका स्टीम, भाप के साथ। और अभी मैंने बताया था, जब भी मेटल भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे क्या बनाते हैं? वो ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O क्या बनेगा? आयरन का ऑक्साइड, Fe2, Fe आयरन का ऑक्साइड। सिमिलरली जिंक प्लस H2O, ये भी क्या है? आपका स्टीम है। तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इससे हमें क्या हो जाता है? एक आइडिया हो जाता है विच मेटल इज रिएक्टिव, विच इज लेस रिएक्टिव। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, जब भी धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगी? जल के साथ जब भी अभिक्रिया करेगी, होना क्या है? मेटल का क्या बनना है? हाइड्रोक्साइड बनना है और हाइड्रोजन गैस बननी है। ठीक है, और जब स्टीम के साथ अभिक्रिया करेगी मेटल के क्या बनेंगे? ऑक्साइड्स बनेंगे। और कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से बिल्कुल साफ क्लियर कट आइडिया हो जाता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद कौन रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर क्या है? आयरन। तो क्लियरली हमें थोड़ा बहुत यहाँ आइडिया हो जाता है भी कौन सी मेटल आपकी ज़्यादा रिएक्टिव और कौन सी कम रिएक्टिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इनकी रिएक्शंस हमें किसके साथ पढ़नी है? एसिड के साथ। धातु अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया कर सकती है? हम सेकंड लेसन में पढ़ के भी आ चुके हैं। जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो एक गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये आपके पेपर्स में और जो मंथली जो वीकली जो क्विज होती है उनमें भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ये। ठीक है, विद एसिड्स, एसिड के साथ। एसिड को क्या बोलेंगे? अम्ल। धातु की अभिक्रिया किसके साथ? धातु की अभिक्रिया किसके साथ पढ़नी है हमने? अम्ल के साथ। किसके साथ पढ़नी है? अम्ल के साथ किस प्रकार धातु अभिक्रिया करेंगे? देखो, जब भी मेटल प्लस एसिड, नॉर्मली जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, जब भी क्या है धातु प्लस अम्ल क्या बनता है? धातु साल्ट ऑफ मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, धातु का क्या बन जाता है? लवण। और कौन सी गैस बनती है साथ में? हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इससे भी हमें आइडिया हो जाएगा
देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ हमने कोई भी धातु ली और साथ में क्या देखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन, हाइड्रोजन गैस के बनने की दर को देखेंगे। जिस केस में हाइड्रोजन ज़्यादा बनेगी मतलब वो मेटल क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और जिसमें हाइड्रोजन कम बनेगी वो कम रिएक्टिव है। और कुछ मेटल ऐसी जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे वो बहुत ज़्यादा क्या है, लेस रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स करते हैं किस प्रकार धातु एसिड के साथ। सबसे पहले हम एसिड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट को क्या बोलते हैं, तन्नु। ठीक है, तन्नु और सांद्र दो होते हैं। तन्नु क्या होता है, ये वर्ड बार बार आता है, तन्नु और सांद्र। सांद्र मतलब प्योर, तन्नु का मतलब क्या है, जिसके अंदर हमने क्या है, वाटर को क्या किया हुआ, मिक्स किया हुआ है। ठीक है, वाटर को क्या किया हुआ है, मिक्स किया हुआ, उसकी सांद्रता कम की हुई है, तन्नु हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। इसके साथ अभिक्रिया करनी हमने। ठीक है, जिस प्रकार Mg प्लस HCl, ये क्या होगा, मतलब क्या है, डाइल्यूट है, एक्वस है, तो क्या बनेगा, धातु का अम्ल बनना है। देखो Mg हो गया और इसका ये पार्ट Cl, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, MgCl2 प्लस क्या बन गया हमारा, हाइड्रोजन। सिमिलरली वी कैन राइट Na प्लस HCl, NaCl प्लस H2, वी कैन राइट NaCl प्लस H2, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस बनेगी, जब भी धातु इसके साथ विक्रिया करती है इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस HCl, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन थोड़ा स्लो होती है क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जब तक एल्यूमिनियम के ऊपर है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी आपकी, स्लो होगी। जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर पूरी डिजोल्व हो जाती है उसके बाद रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। उसके बाद रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भी इनमें हुआ क्या है, इन रिएक्शन के अंदर देखो हाइड्रोजन गैस कैसे बनी है, हमें ये हमें देखना है, हाइड्रोजन गैस कैसे बनी है। ठीक है, हमें पता है एसिड कौन से आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं एसिड। एसिड को जब भी जल के अंदर डालेंगे कौन से आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब H2 कैसे बना होगा, जब हाइड्रोजन आयन ने क्या लिया होगा, इलेक्ट्रॉन लिया होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन देगा कौन, कौन देगा, मेटल देगा। कौन देगा, मेटल इलेक्ट्रॉन अपना देता है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या होगा, इस प्रकार मैग्नीशियम से क्या बना होगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए होंगे, हाइड्रोजन ने लिए होंगे, और क्या बन गया हो गया, H2 बन जाएगा। H पॉजिटिव ने लिया और H2 बन गया होगा। अब Mg2 पॉजिटिव ये है और इसका जो काउंटर पार्ट दूसरा भाग जो है Cl माइनस, ठीक है, वो आपस में क्या मिलेंगे और क्या मिलके क्या बना लेंगे, MgCl2 बना लेंगे। ठीक है, तो जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा वो क्या है, कम रिएक्टिव होगा। सिंपली यही मैकेनिज्म हुआ इसके अंदर। इस प्रकार हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। ठीक है, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन को दिए हैं, और इलेक्ट्रॉन जो जल्दी देगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी कैन आल्सो राइट रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं। उसमें क्या बनेगा, सल्फेट्स बन जाएंगे। अब क्लोराइड बने हैं, उसमें सल्फेट्स बन जाएंगे। देखो Mg प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा, MgSO4 प्लस H2S। सिमिलरली Na प्लस H2SO4, इट विल फॉर्म Na2SO4 प्लस H2, Na2SO4 plus H2. Similarly, you can write more reaction, कॉपर प्लस HCl, कॉपर प्लस H2SO4, इन दोनों इक्वेशन में क्या है, नो रिएक्शन, कोई भी विक्रिया नहीं होती, कॉपर एसिड के साथ विक्रिया नहीं करता। इसका मतलब कॉपर क्या अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को नहीं दे पा रहा, इसका मतलब कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को क्या है, नहीं दे पा रहा, इसलिए क्या है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से नहीं हटा सकता और हाइड्रोजन गैस वहाँ नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब हम कॉपर लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि ये कॉपर क्या हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा। ठीक है,
इस वजह से कॉपर क्या लेस रिएक्टिव है। अब हमें क्या पढ़ना, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया पढ़नी है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल मेटल प्लस नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है HNO3। इसके साथ क्या बनेगा, मेटल का क्या बनेगा नाइट्रेट। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बना सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बना क्लोराइड्स, ऐसे ही मेटल के साथ क्या बनेगा मेटल नाइट्रेट। प्लस यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनती देखो ध्यान से, क्योंकि HNO3 क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल क्या है ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये क्या करेगा ऑक्सीकृत करेगा किसी न किसी को, उपचयन करेगा किसी न किसी का, ठीक है। देखो HNO3 यहाँ मान लो हाइड्रोजन गैस यदि बने भी उस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा ये HNO3 इसमें, इस हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा ऑक्सीकृत कर देगा। क्या कर देगा ऑक्सीकृत, इसमें को किस में बदल देगा H हाइड्रोजन को वाटर के अंदर क्या बदल देगा और खुद का अपचयन हो जाएगा। खुद क्या बनेगा ये NO बन जाएगा या NO2 बन जाएगा, ठीक है। NO बन जाएगा या NO2 बन जाएगा या N2O बन जाएगा, ठीक है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें क्या खुद परिवर्तित हो जाएगा। तो ये देखो ध्यान से, जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ हम विक्रिया करेंगे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि HNO3 क्या है प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल क्या है ऑक्सीकारक है, वो हाइड्रोजन का क्या कर देता है ऑक्सीकृत कर देता है हाइड्रोजन का, ठीक है। उपचयन कर देता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन कर देता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जोड़ देता है, ठीक है, वाटर में बदल देता है और खुद किस में बदल जाता है या NO में बदलेगा, NO2 में, N2O में, वो डिपेंड करता है आपने मेटल कौन सी ली है और HNO3 की सांद्रता क्या है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि NO बनेगा, NO2 बनेगा, N2O बनेगा। समझ में आई बात इतनी। तो बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा मुश्किल ऐसी बात नहीं है। जैसे जो भी एसिड लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो क्लोराइड्स बने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो सल्फेट्स बने, नाइट्रिक एसिड लिया तो नाइट्रेट बने, परंतु यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि नाइट्रिक HNO3 क्या है, कौन सा एजेंट है हमारा, कौन सा एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या प्रबल ऑक्सीकारक है, जो हाइड्रोजन का क्या कर देता है, हाइड्रोजन का क्या कर देता है ऑक्सीडेशन, मतलब उपचयन कर देता है और हाइड्रोजन को वाटर के अंदर बदल देता है। ये बात समझनी है हमें, ठीक है। तो इसके साथ जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे यदि हाइड्रोजन गैस कब बनेगी इसके केस में, Mg प्लस HNO3, Mg लिया है और हमने क्या लिया है ये वेरी डाइल्यूट, बहुत ही क्या है हमने तन्नू लिया है ये, ठीक है। इसके अमाउंट कम, वाटर इसके अंदर ज़्यादा, तो उस केस में क्या बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। मैग्नीशियम के साथ जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट एसिड ये रिएक्ट करेगा तो उस केस में क्या कौन सी गैस बन जाएगी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। अन्यथा क्या बनना है मेटल के साथ क्या बनेंगे, यहाँ पे देखो प्रबल ऑक्सीकारक है तो क्या बना देगा हाइड्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन कर देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका एक वर्ड आता है इसमें एक्वा रेजिया, ठीक है। एक्वा रेजिया, ये एक्वा रेजिया क्या होता है, एक मिक्सर है, क्या है मिक्सर है, ठीक है। किस किस का मिक्सर है ये, ठीक है। इट इज ए मिक्सर HCl प्लस HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का क्या है मिक्सर है 3:1 में। किस रेशो में 3:1 के अंदर, ठीक है। 3:1 के अंदर क्या है इनका मिक्सर है। यदि मान लो ये 30 ml लोगे तो ये आपको कितना लेना पड़ेगा 10 ml। यदि टोटल आपके पास यदि 40 ml सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन में 3 भाग HCl के ऊपर 1 भाग किसका होगा HNO3 का होगा। यदि आपके पास पूरा 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml में से क्या होगा 75 ml आपका ये होगा और 25 ml क्या होगा आपका ये होगा। 3:1 का मीनिंग है ये। HCl और HNO3 का क्या है जो मिक्सर है किस रेशो में 3:1 में, 3:1 में जो मिक्सर बनता है उसको क्या बोलते हैं एक्वा रेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक एक्वा रेजिया। ये बहुत ही
स्ट्रॉन्ग कोरेसिव एसिड है, संक्षारक बोलते हैं हिंदी में कोरेसिव को, ठीक है। वो एक भभकता हुआ आप द्रव बोल सकते हैं, इसको दहकता हुआ द्रव बोल सकते हैं। ये प्लेटिनम और गोल्ड जैसी धातुओं को भी क्या कर देता है, पिघला देता है, पिघला देता है। यदि इसके अंदर है, मान लो ये आपने एक्वा रिजिया लिया, उसमें प्लेटिनम डाल दिया या गोल्ड डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा, पिघल जाता है, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कोई सोने के आभूषण साफ करने के लिए आता है गली में, और वो चोरी भी करके चला जाता है और पता नहीं चलता। क्या करता है वो, सोने के आभूषणों को किस में करता है, किस में डुबोता है, एक्वा रिजिया के अंदर डुबो देगा, ठीक है। एक्वा रिजिया के अंदर डुबोने से क्या है, वो धातु पिघल जाती है, उनका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उनका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार ये प्लेटिनम गोल्ड, इनको कौन सी मेटल बोलते हैं, नोबल मेटल भी बोलते हैं। कौन सी मेटल बोलते हैं, नोबल धातु भी इनको बोला जाता है, नोबल मेटल भी इनको बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा कम क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है। ना ये वाटर के साथ रिएक्ट करते, ना ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते, ठीक है, ना ये एसिड के साथ इन्होंने क्या करना, रिएक्ट करना। सिर्फ एक्वा रिजिया के अंदर क्या हो जाएंगे, ये डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने धातु की क्या है, अलग अलग के साथ क्या पढ़ ली हमने, अभिक्रिया पढ़ी है। और इस अभिक्रिया से हमें थोड़ा सा क्या हुआ है, एक आइडिया हुआ है कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम रिएक्टिव है। हमने ये देख लिया, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सभी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी दर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये रिएक्टिव है। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये क्या है, आपके कम रिएक्टिव है, ये आपके क्या है, कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अभी हम एक टाइप की और रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। देखो इसका मतलब क्या है, धातु की अभिक्रिया हमें पढ़नी है, ठीक है, दूसरे धातु के लवण के विलयन के साथ, दूसरे धातु के लवण के विलयन के साथ, ठीक है। एक एग्जांपल पढ़ते हैं हम, फिर देखते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, एक बिक्कर लिया, इस बिक्कर के अंदर हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, कॉपर सल्फेट का क्या ले लिया, विलयन ले लिया। ये किस रंग का होता है, नीले रंग, ब्लू कलर का होता है। किस रंग का होता है, ये ब्लू कलर, नीले रंग का होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें एक आयरन की नेल, आयरन की नेल, लोहे की एक कील इसके अंदर हमने रख दी, Fe। और थोड़ी देर बाद जब हम आए तो हमने देखा ये नीला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, नीला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और इसमें कैसा कलर आ जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है। कैसा कलर आ जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है। तो हुआ कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखें, Fe था इसके अंदर और विलयन किसका था, कॉपर सल्फेट का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का। अब यही रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल, मेटल की दूसरे मेटल के लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करवानी हमने। तो हुआ क्या होगा, इस मेटल ने इस मेटल को क्या कर दिया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। हमने फर्स्ट लेसन के अंदर पढ़ रखी है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उस वीडियोस को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा उन वीडियोज़ का। तो देखने को पहले आप फर्स्ट, यदि विस्थापन अभिक्रिया नहीं पता तो आपको पहले फर्स्ट लेसन की वीडियो को देखनी पड़ेगी आपको। तो Fe प्लस CuSO4, देखो होता क्या है, यहाँ पे Fe क्या करेगा, इसको ऊपर को इसमें से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, FeSO4 और क्या बन गया, CO। देखो हुआ क्या है, Fe क्या है, Fe ने किसको हटा दिया, यहाँ से कॉपर को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि Fe की रिएक्टिविटी, Fe की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है, कॉपर से क्या है, ज़्यादा है। मतलब Fe आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए वो अपना खुद का लवण बनाएगा, इस कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा, बाहर कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक तत्व क्या है, दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। एक तत्व क्या है, दूसरे तत्व को उसके लवण में से क्या कर देता है, लवण के घोल में से, लवण के विलयन में से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार यदि हम इस रिएक्शन को रिवर्स करें, दूसरे ढंग से करें, FeSO4 का तो हम क्या लें, सॉल्यूशन ले लें, और यहाँ पे छड़ ले ली, किसकी छड़ ले ली हमने, कॉपर की।
तो हमने किया क्या, अब कॉपर प्लस FeSO4 किया तो हम देखते हैं कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। इसका मतलब कॉपर क्या है, Fe को नहीं हटा सकता, तो इसका मतलब कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। इस प्रकार हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके, ठीक है, एक धातु का गोल्ड लेयर दूसरी धातु ले, एक धातु का गोल्ड लेयर दूसरी धातु का, इससे हम क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सी धातु आपकी कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, बिल्कुल आराम से इसमें हमें पता लग जाएगा। ध्यान से देखें तो इस प्रकार ये एक्टिविटी करने के बाद हम क्या है, एक श्रेणी मिलेगी धातुओं की, हमें क्या मिलेगी, श्रेणी मिलेगी। उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी भी इसको बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट होता है किसका, अरेंजमेंट ऑफ किसका होगा, मेटल्स का होगा। ठीक है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्रियाशीलता के घटते क्रम में हम धातुओं को क्या करेंगे, लगा देंगे, और उससे जो श्रेणी हमें मिलेगी उस श्रेणी को क्या कहेंगे, हम रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे या सक्रियता श्रेणी कहेंगे। जब धातुओं को उनको मतलब रिएक्टिविटी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में लगाने के बाद जो हमारे पास श्रेणी आएगी उस श्रेणी को क्या बोलते हैं, हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो इस सीरीज में सबसे ऊपर कौन होता है, आपका पोटेशियम होता है। ठीक है, फिर कौन होता है, सोडियम, फिर कौन होता है, कैल्शियम, और फिर कौन होता है आपका मैग्नीशियम, फिर कौन होगा, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, Fe, Sn, और फिर कौन होता है आपका लेड, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, और इसके बाद कौन होगा आपका कॉपर, मरकरी, Hg, और सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड दोबारा लिख देते हैं सीरीज को यहाँ पे हम अच्छे से, फिर समझेंगे इसको। देखो सबसे पहले ऊपर कौन होता है इसमें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, Fe, टिन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन में से कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक, जो सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है, जो क्या हाइड्रोजन से ऊपर है, वो अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे सकती है। वो अपने हाइड्रोजन क्या है, अब कोई धातु ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हो, कोई धातु कम रिएक्टिव क्यों है, ये धातु अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे सकती है, हाइड्रोजन को दे सकती है। इसीलिए ये धातु जब भी एसिड के साथ अभिक्रिया करेगी कौन सी गैस बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। कौन सी गैस बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। क्यों, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। देखो जैसे ये रिएक्शन है Mg प्लस HCl, तो क्या बन गया, MgCl2 प्लस H2। ये भी एक तरह की विस्थापन अभिक्रिया है। Mg ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, तो हटा दो तभी पाएगा जब सक्रियता श्रेणी में ऊपर होगा। सक्रियता श्रेणी में क्या है, ऊपर, देखो हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, मैग्नीशियम है। तो इस सीरीज में क्या है, ऊपर वाला जो एलिमेंट है अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके विलियन में से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो जैसे पोटेशियम सबसे टॉप पे है तो सभी धातुओं के विलियन में से सभी को क्या करते हैं, हटा सकता है। समझ में आई बात इतनी, ये बिल्कुल इजी है। तो ये क्या धातुएं हाइड्रोजन के साथ मतलब एसिड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनाएगी, और ये जो धातुएं नीचे जो लिखी है ये हाइड्रोजन गैस नहीं बना सकती क्योंकि हाइड्रोजन इनसे ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सक्रियता श्रेणी है हमारे पास। अब इसमें से जैसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें से पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार हमें करने हैं। जैसे हमें क्या है, क्वेश्चन है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। हमने क्या किया, जिंक को ऐड कर दिया आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में, जिंक को ऐड कर दिया आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो हमें ये बताना है भी क्या ऑब्जर्व होगा हमें। तो हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में जिंक क्या है, आयरन से ऊपर है। सक्रियता श्रेणी के अंदर क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या है, जिंक क्या है, इससे क्या है, ऊपर है। ठीक है,
और आयरन सल्फेट का इसका जो कलर होता है कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। तो क्या करेगा, जिंक इसको हटा देगा, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और आयरन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भी इसमें इसको ऐड करें, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ स्थिरता श्रेणी को याद करना है। देखो बिल्कुल आसान है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप नंबर 1, 2 में होती है। वैसे ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव आपकी, ठीक है। नीचे क्या, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या कम रिएक्टिव है। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, FeSO4 सॉल्यूशन के अंदर हमने सिल्वर को ऐड कर दिया तो क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी। देखो सिल्वर कहाँ है रिएक्टिव सीरीज में, ये रहा, और Fe का आपका ऊपर है, तो Fe ऊपर है, इसका मतलब सिल्वर क्या है, सिल्वर क्या इसको इस सॉल्यूशन में से नहीं हटा सकता, तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होती इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक टेबल दी है, NCERT क्वेश्चन आपका ये, हमें ये बताना है, जैसे हम इसको ड्रा कर लेते हैं एक बार। 4 सॉल्यूशन आपके पास, आयरन सल्फेट FeSO4 का सॉल्यूशन है, दूसरा जो सॉल्यूशन आपके पास कॉपर सल्फेट का है, ठीक है, तीसरा जो सॉल्यूशन है किसका है, जिंक सल्फेट का है, और फोर्थ जो सॉल्यूशन आपका सिल्वर नाइट्रेट का है, सिल्वर नाइट्रेट का है। यहाँ पे 4 धातु आपके पास A, B, C और D, 4 क्या है, धातु है। इन चारों धातुओं को क्या किया गया है, बारी बारी इन सॉल्यूशन में डिप किया गया है। तो पहले में देखते हैं यहाँ पे क्या होती है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, ठीक है। यहाँ क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। जो डाटा हमें दिया गया उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट के अंदर भी क्या है, यहाँ नो रिएक्शन, यहाँ पे भी क्या है, नो रिएक्शन। जिंक सल्फेट के केस में क्या है, तीनों में नो रिएक्शन, यहाँ पे भी क्या है, नो रिएक्शन, यहाँ पे भी क्या है, नो रिएक्शन। और सिल्वर नाइट्रेट के केस में क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ क्या है, नो रिएक्शन, ठीक है। तो इस डाटा का हमें यूज़ करना है, और डाटा का यूज़ करने हमें क्या बताना है, विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, स्थिरता श्रेणी के अंदर हमें ये पता है, हमें ये पता होना चाहिए, Fe ऊपर आता है, Fe के बाद कौन आता है नीचे, जिंक, Fe, कॉपर, और नीचे कौन आता है, सिल्वर। इनका ऑर्डर ये है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमें ये देखना है कौन सा होगा। देखो मेटल A ने FeSO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाई, मेटल B ने क्या है, FeSO4 के साथ क्या रिएक्शन शो की है, ठीक है। मेटल C ने FeSO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं, C ने, सिर्फ कौन सी मेटल है जिसने FeSO4 के साथ रिएक्शन शो की है, कौन सी है, B है। तो B क्या हो जाएगी, हमारी मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगी, मोस्ट क्या हो जाएगी, रिएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि B मेटल ऐसी है जो FeSO4 में से क्या है, Fe को क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है। सेकंड क्या बताना है, क्या होगा यदि B को हम कॉपर सल्फेट में डाल दें, B को किस में डाल दें, कॉपर सल्फेट में डाल दें। अब देखो Fe को ही जब डिस्प्लेस कर देती हो तो कॉपर तो नीचे आता है Fe से। कोई मेटल यदि Fe के साथ इस प्रकार था, FeSO4 प्लस B, तो B क्या है, इसको हटा देती है, क्या बन जाता है, BSO4, ठीक है, प्लस Fe। अब क्या कहता है, ये कॉपर सल्फेट में यदि B को ऐड करेंगे तो रिएक्शन होगी, जरूर होगी रिएक्शन। क्यों होगी रिएक्शन, क्योंकि Fe तो कॉपर से क्या है, ऊपर है, Fe क्या है, कॉपर से ऊपर है, और कॉपर नीचे है। जब वो Fe को ही डिस्प्लेस कर देता है, मतलब वो ये जो B मेटल है आयरन से भी स्थिरता श्रेणी में ऊपर है, इसलिए क्या कर देती है, ये कॉपर के साथ भी रिएक्ट करेगी। अब क्या करना है इनमें, नेक्स्ट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमने इनको लगाना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो हमारी मेटल कौन सी बन गई थी, B मेटल बन गई थी। अब दूसरे नंबर पे हमें देखना है, ठीक है।
दूसरे नंबर पे हमें इसको देखना है कौन सी होगी। अब ध्यान से देखो, ए क्या है, देखो डी मेटल किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं कर पाती, डी मेटल किसी के साथ क्या नहीं कर पाती, अभिक्रिया नहीं कर पाती, तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सी हो जाएगी, डी हो जाएगी। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सी हो जाएगी, हमारी डी हो जाएगी, ठीक है। और बी क्या है, ए मेटल क्या है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है, और सी किसके साथ करती है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सी सिल्वर नाइट्रेट के साथ करती है, और ए हमारी किसके साथ रिएक्ट करती है, कॉपर के साथ। कॉपर ऊपर आता है श्रेणी में, तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चंस है, बहुत बड़े ही इजी आप आसानी से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। अब हमें जिस प्रकार मेटल की हमने क्या पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसी प्रकार कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी है, नॉन मेटल्स की भी होती है, ठीक है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी किसकी होती है, नॉन मेटल की। नॉन मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है हमने, केमिकल, रासायनिक। देखो जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, वैसे नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर को ऑक्सीजन में जलाओगे सल्फर डाइऑक्साइड। और ये ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं, और जल में घुल के क्या बनाते हैं, जैसे मेटल के ऑक्साइड जल में घुल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वैसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड जल में घुल के क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। ये H2CO3 बन गया, कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये क्या है, H2SO3, ये कौन सा एसिड है, सल्फरस एसिड। H2SO4 तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 है सल्फरस एसिड। अब एसिड है तो ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है, अधातु के जो ऑक्साइड है, किस प्रवृत्ति के होते हैं, ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय एसिडिक नेचर के होते हैं। किसके ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। अब यही कारण है H2SO3, H2CO3 ये बन जाते हैं, और जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या है, बारिश के साथ नीचे आते हैं, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का कारण यही होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इनका लेवल ज़्यादा होगा तो ये क्या है, एसिड बनाएंगे, और वो एसिड बारिश के साथ कहाँ आता है, नीचे आता है। वही किसका कारण होता है, एसिड रेन का क्या है, हमारा कारण होता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, नॉन मेटल वाटर के साथ क्या नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती थी, कोई ठंडे पानी के साथ, कोई गर्म के साथ, कोई भाप के साथ रिएक्ट करती है। ये पानी के साथ क्या नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई, क्लोरीन नॉन मेटल है, रीन नॉन मेटल का क्या है, साल्ट। तो ये जो नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी, क्या है, कम रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या है, बाहर निकाल देगी। सिंपल सी रिएक्शन ये NaCl बन जाएगा और Br2 बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है नॉन मेटल्स की, बस इतना ही है इसके अंदर। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और इसके क्वेश्चंस हम साथ के साथ कर ही रहे हैं। और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे कांटेक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन पूरी दी गई है। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। और रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, लगातार आपको वीडियो के क्या नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें क्या पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, ठीक है, किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि रिएक्ट करते क्यों हैं, और दूसरा करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आप क्या है, वीडियो को सब्सक्राइब करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।